वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम वाइल्ड लाइफ गार्ड और सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी क्लासेस इस टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी। जो सबसे पहला सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है वो आपका रहेगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 10 दिन हम चलाएंगे इस सब्जेक्ट को। आपका ये इसका जो टाइम टेबल रहेगा इस सब्जेक्ट का इस तरीके से चलेगा। 1 फरवरी को यानी आज आपका टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज ये कवर किया जाएगा। और इस तरीके से कवर किया जाए, जितना मर्जी आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, इस तरीके का आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल डिटेल से एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट आएगा और बाकी डिटेल के लेक्चर जो है आपको टाइमली मिलते रहेंगे। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप विजिट करके वाइल्ड लाइफ का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको डिटेल से क्लासेस, कंप्लीट नोट्स और MCQ सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आपको बता दें इस टॉपिक को हमने 4 हेडिंग में डिवाइड किया। ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट को आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका, वो कवर करेंगे। आपको यहाँ से टोटल जो है इस टॉपिक से आपको चांसेस हैं कि आपको 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएं। 3 से 4 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपको आ सकते हैं और 2 क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से ही पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल तसल्ली के साथ एक एक पॉइंट आपने समझना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट देखा जाएगा, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया डिस्कस करेंगे और लास्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से समझना है, ध्यान से सुनना है। इसमें सबसे पहले आपका आएगा मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का क्या मतलब है? द वर्ड फॉरेस्ट डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फोरिस, जिसका मतलब होता है आउटसाइड, यानी विलेज बाउंड्री और फेंस। पहले ज़माने की जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, ट्रेडिशनली फॉरेस्ट को रेफर किया जाता है एज अनकल्टिवेटेड एंड अनइनहेबिटेड लैंड। जहाँ कल्टीवेशन ना हो, लोग भी ना रहें, उसको फॉरेस्ट कह देते थे। लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, और फॉरेस्ट इज़ एन एरिया विद हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज एंड एसोसिएटेड वेजिटेशन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी में पेड़ पौधे हो, उसको ही फॉरेस्ट माना जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फैक्ट से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट्स याद रखने हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, जिसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। और आपको बता दें थीम ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे या इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की थीम्स पे क्वेश्चन बन सकता है। 2025 में इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड फूड, और 2026 में यानी इस साल जो थीम होने वाली है इसकी रहेगी फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स। दोनों थीम्स आपने याद रखनी है। साथ में आपको बता दूं फॉरेस्ट फेस्टिवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट फेस्टिवल इंडिया में, जिसको वैन महोत्सव कहते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई के पहले वीक में। 1 से 7 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं फॉरेस्ट फेस्टिवल, जिसको वैन महोत्सव भी कहते हैं। ये 1950 में स्टार्ट किया गया था KM मुंशी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे तब के। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि मास लेवल पे प्लांटेशन की जाए, ट्री प्लांटेशन की जाए और फॉरेस्ट की अवेयरनेस फैलाई जाए। इसी फॉरेस्ट फेस्टिवल का मकसद होता है। तो ये आपने याद रखना। इसके रिलेटेड कुछ और ग्लोबल फैक्ट्स देखते हैं। इंडिया लेवल के फैक्ट बाद में, पहले ग्लोबल फैक्ट्स आपको बता दे। फॉरेस्ट कवर जो है 1/3, दुनिया का 1/3, 1/3 यानी अबाउट हम बात करें 31% जो है दुनिया, जो अर्थ पूरा है, उसका लैंड सरफेस जो है फॉरेस्ट कवर है। ठीक, 31%, 1/3 जो है अर्थ सरफेस जो है वो फॉरेस्ट से ढकी हुई है। और दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट, लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फॉरेस्ट आपको याद रखना है अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न। तो ये अमेज़न आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और अमेज़न जो फॉरेस्ट है, दुनिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट, 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है लैंड पे थ्रू फोटोसिंथेसिस। और इसके साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट जो है, UNFF है, वो 2000 में एस्टेब्लिश हुई थी। और इसका जो नेचर है, इट इज़ इंट्रा गवर्नमेंटल पॉलिसी फोरम है। इसका ऑब्जेक्टिव यानी UNFF का ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। और 2011 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था? यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF के द्वारा। ओके, ये हमारा पॉइंट नंबर। अभी हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। डेज और डेट, यहाँ इवेंट देखा आपने, ग्लोबल फैक्ट देख लिया,
अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉरेस्ट के रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ है, प्राविधान कोई आर्टिकल है या कुछ इस तरीके का आपको पॉइंट पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है जो हमारा यहाँ पर फॉरेस्ट जो है ये कंकरेंट लिस्ट पे ऐड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती हैं जिसमें आपकी कंकरेंट लिस्ट जो है इसमें फॉरेस्ट ऐड है। वो भी पहले स्टेट लिस्ट में था। 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1976 में, इसके तहत जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया गया। आपको पूछा जाए अभी किस लिस्ट में है, तो ये फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में है। और आपको आर्टिकल पूछा जाए कुछ आर्टिकल फॉरेस्ट के रिलेटेड है, यस। यहाँ पर आपको बता दें आर्टिकल 48 ऑफ 1 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पॉलिटी अगर आपने पढ़ी है तो डीपीएसपी का जो आर्टिकल 48A है जो लेटर ऑन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, इसमें मेंशन है कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये आपका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ आपको पता है आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कितनी ड्यूटीज़ हैं? 11। उन 11 ड्यूटीज़ में से एक ड्यूटी ये भी है, सिटीजन मस्ट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये आपने आर्टिकल दोनों याद रखने हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है, डीपीएसपी में भी फॉरेस्ट के रिलेटेड लिखा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये आपने फॉरेस्ट रिलेटेड याद रखना है। नेशनल पॉलिसी एक पॉइंट याद रख लो, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1988 ये गवर्न करती है, मैनेज करती है इसको फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया को। और फोकस इसका रहता है इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी लाना, इकोलॉजिकल बैलेंस लाना, लिवलीहुड ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़। और इसका टारगेट ओवरऑल जो है इसी एक्ट नेशनल पॉलिसी के 1988 के तहत यही लिखा गया है उसमें कि 33% टोटल लैंड में से फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बता दें। लेकिन हमें इंडिया में अभी 33% नहीं है। थोड़ा सा मैं क्विकली रिवाइज करवा दूं, अभी जो सारी चीज़ें ऊपर पड़ी हैं इसमें खास करके आपने याद रखना है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वन महोत्सव जो है 1 से 7 जुलाई तक ये जो वीक है सेलिब्रेट किया जाता है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट ये हम आगे पढ़ेंगे, वैसे इधर मेंशन हो गया मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है और ये रिपोर्ट ये हम आगे देख लेंगे। और कंकरेंट लिस्ट में यहाँ पर मेंशन है फॉरेस्ट 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इसको स्टेट से कंकरेंट में ऐड किया गया था। फॉरेस्ट कवर जो है टारगेट इसका 33% होना चाहिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के तहत। तो आप ये हो गया हमारा पॉइंट 1 क्लियर। ठीक है, पॉइंट 1 में हमने क्या पढ़ा? पॉइंट 1 आपको पहले बता चुका हूँ, बड़ी तसल्ली के साथ पढ़ना है। हमने 4 पॉइंट पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्लासिफिकेशन, टाइप्स और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, इसमें मीनिंग फॉरेस्ट का क्या है, ठीक है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन देखा। इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट आपको बताए गए। यहाँ पर 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। इसकी थीम 25 और 26 की दोनों की थीम इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, वर्ल्ड एंड फूड और वर्ल्ड एंड इकोनॉमिक्स दोनों थीम्स अपने याद हैं 25 और 26 की। वन महोत्सव जो फॉरेस्ट फेस्टिवल है 1 से 7 जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा कुछ वर्ल्ड फैक्ट 31% दुनिया का जो है दुनिया वो अर्थ जो है वो फॉरेस्ट से ढकी हुई है। इसके बाद लार्जेस्ट फॉरेस्ट जो है वो अमेज़न है। इसके बारे में सुना, UNFF जो है 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था और 2011 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया। फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट में ऐड है। ओके, इसके बाद हमने देखा कि जो आर्टिकल आपके 2 आर्टिकल 48A DPSP का और 51A जो 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी है फॉरेस्ट को कवर करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी डेट पूछी जा सकती है 1988। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 हमारा था आज की वीडियो का क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को हम जनरली क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप में, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो याद रखना है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ये 3 तरह की यहाँ पर क्लासेस हैं फॉरेस्ट की। तीनों को एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो सबसे पहले परसेंटेज याद रख लो, 54%, 29%, 16%। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट हैं, उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं और उसके बाद अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हैं। ठीक है, रिजर्व में कौन से फॉरेस्ट हैं? दीज आर फॉरेस्ट ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। ऐसे फॉरेस्ट जिसको गवर्नमेंट मेंटेन करती हो, मैनेज करती हो, एक्टिविटी जिसमें ग्रेजिंग, हंटिंग या वुड कलेक्शन स्ट्रिक्टली बैन हो, अनलेस स्पेशली अगर कोई परमिट कर दे वो अलग बात है, अदरवाइज बैन है इस तरह की एक्टिविटी। तो इसको रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। जम्मू कश्मीर का मैक्सिमम पार्ट में रिजर्व फॉरेस्ट है, मध्य प्रदेश में रिजर्व फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़, उड़ीसा मैक्सिमम फॉरेस्ट इन एरिया में रिजर्व फॉरेस्ट पाया जाता है।
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में देखें तो दीज आर फॉरेस्ट वेयर सर्टन राइट्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ अलाउड। जो उधर रहने वाले, जो उस एरिया, उस फॉरेस्ट के एरिया में रहने वाले लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनको कुछ जो है राइट्स दिए जाते हैं, बट गवर्नमेंट स्टिल हैज़ कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि जो उठे और कुछ भी फॉरेस्ट के साथ कर ले, ऐसा नहीं। ग्रेजिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी अलाउड अंडर रेगुलेशंस, ठीक है। रिजर्व में टोटली अलाउड नहीं है, और प्रोटेक्शन फॉरेस्ट जो है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इसमें कहीं ना कहीं अलाउ किया जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। एग्जाम्पल में आप कहें तो पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अनक्लासिफाइड, दीज आर फॉरेस्ट आर वेस्टलैंड्स दैट आर नॉट क्लासिफाइड एज रिजर्व आर प्रोटेक्टेड। उसको ना रिजर्व और ना प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा गया, उसको अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहते हैं। ऐसा फॉरेस्ट और वेस्टलैंड जिसको किसी कैटेगरी में नहीं रखा, ना रिजर्व है ना प्रोटेक्टेड है, तो वो अनक्लासिफाइड में रखा गया है। मे बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ का ध्यान रखते हैं। इंडिविजुअली भी जो है कुछ लोगों का पर्सनली कुछ इंडिविजुअल एरिया होता है, तो ये ओपनली जो है लोकल, इसको ओपन टू यूज़ बाय लोकल पीपल विदाउट रिस्ट्रिक्शन। कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है अनक्लासिफाइड में, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ गुजरात में ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट पाया जाता है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लासिफाइड, ठीक है, बिल्कुल आराम से। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो है आपका टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया में मेनली हम डिफरेंट जगह पर अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन मानी जाती है वो आपका है ये 5 क्लासेस हैं फॉरेस्ट की, टाइप्स हैं फॉरेस्ट की इंडिया में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। 5 तरह की टाइप्स हैं यहाँ पर, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पर आ जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको रैन फॉरेस्ट भी कहते हैं। याद रखना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जब जिसके पत्ते झड़ते नहीं हैं, बिल्कुल एवरग्रीन रहते हैं, और वो वहीं होंगे जहाँ बारिश ज़्यादा होगी, इसलिए इसको रैन फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्योंकि ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअली रैनफॉल हो, क्लाइमेट जो उसका हॉट ह्यूमिड हो थ्रू द एयर। लोकेशन की बात करें, कौन से एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, जनरली वही होगा जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो बारिशें कहाँ ज़्यादा होती हैं, आपको पता है, वेस्टर्न घाट में ज़्यादा होती हैं, केरला कर्नाटका जैसे एरिया, अंडमान निकोबार आइलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इधर आपको पता है ज़्यादा बारिशें होती है, और वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो इसलिए ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये इन्हीं एरियाज़ में पाया जाता है। इनमें कॉमन ट्री की बात करें, इबोनी, ये आपको उतना ज़्यादा रखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। आपने इतना याद रखना है कहाँ पाया जाएगा, रैनफॉल, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है, इसको मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ जो जनरली मॉनसून वाले एरिया में ये ग्रो होते हैं। 100 to 200 सेंटीमीटर इस रेंज में जहाँ रेनफॉल हो। क्लाइमेट इसमें मॉनसूनल विद डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन। जब वेट सीजन आए, मॉनसून में बारिशें फिर सूखा रहे, तो उस एरिया में ये आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा। सेंट्रल इंडिया में जनरली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नॉर्थन प्लेन में जैसे कि यूपी, बिहार, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में भी ये आपको होंगे। वेस्टर्न घाट इधर भी आएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह पर सिर्फ एक ही तरह के होंगे। वेस्टर्न घाट में मैक्सिमम एवरग्रीन होते हैं, लेकिन डेसिडुअस भी पाए जाते हैं, ठीक है। फीचर की बात करें, वाइल्ड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। वाइल्ड स्प्रेड यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले। आपको पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता है इंडिया में, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। ट्रीज शेड देयर लीव ड्यूरिंग द डे समर, ड्राई समर, सूखे, जब गर्मियाँ ज़्यादा सूखी होती हैं, बारिशें जब नहीं होती, तो उस वक्त जो है पत्ते गिरा देते हैं। टाइप इसमें फर्दर क्लासीफाई किया गया हमको मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट बताया गया है। 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है तो उसको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहेंगे। अगर 70 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। उतनी एग्जांपल याद रखने की खास ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार रीड कर लेना। जो चीज़ मैं थोड़ी स्किप करता हूँ, थॉर्न एंड स्क्रब जो है, ये आपको बता दें, ट्रीज और श्रब्स हैविंग लॉन्ग रूट्स, थिक बार्क और स्मॉल लीव्स होते हैं। यहाँ मकसद क्या होता है इन प्लांट्स का, पानी सेव करके, ज़्यादा पानी नहीं, यहाँ पर ट्रांसपरेशन कम होती है। रेनफॉल यहाँ पर कम होगी, लेस देन 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश जहाँ पर हो वहाँ पर ये दिखेंगे आपको। क्लाइमेट एरिड और सेमी एरिड रहेगा। लोकेशन जैसे कि राजस्थान में तो होंगे आप सबको पता चल गया होगा। उसके साथ साथ पार्ट ऑफ गुजरात, कुछ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यूपी और सौथर्न हरियाणा वगैरह, यानी राजस्थान के नज़दीक जो थोड़े एरिया हैं जहाँ बारिशें कम होंगी, उस एरिया में थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब जो है
पाए जाएंगे, ठीक है। इसमें कॉमन एग्जांपल जैसे कैक्टस, अकेशिया, डेट पाम, बबूल, केजरी, ये आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। इसके बाद आपका आता है मोंटेन फॉरेस्ट। मोंटेन फॉरेस्ट जो है, मोंटेन फॉरेस्ट इन इंडिया आर फाउंड मोंटेनियस रीजन। मोंटेनियस रीजन पे जो भी फॉरेस्ट है मोंटेन फॉरेस्ट कहलाएंगे, इंक्लूडिंग हिमालयन एरिया, वेस्टर्न घाट्स एरिया, नीलगिरी हिल्स के एरियाज हो गए, यहाँ पर आपको मोंटेन फॉरेस्ट दिखेंगे। और करेक्टराइज बाय डाइवर्स फ्लोरा और फोना, यानी जो इसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं मोंटेन फॉरेस्ट में। टाइप 6 फर्दर हैं मोंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, और इसके बाद दूसरी आपकी टाइप है टेम्परेट फॉरेस्ट, और तीसरी आपकी एल्पाइन। तो ये तीन इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है मोंटेन फॉरेस्ट की, मोंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट और एल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। मोंटेन वेट टेम्परेट जो है हाईली हिली एरियाज़ में होता है, केरला, तमिलनाडु और ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। टेम्परेट फॉरेस्ट जो है, दीज फॉरेस्ट कवर द सोर्थन स्लोप, जो हिमालय की जो सोर्थन स्लोप है वहाँ पर होगा, जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फिर जैसे यहाँ पर प्लांट्स मिलेंगे। और एल्पाइन फॉरेस्ट हायर एल्टीट्यूड, याद रखना है एल्पाइन हायर 3600 मीटर से भी ऊपर वाले जो एल्टीट्यूड वाले एरियाज माउंटेन है वहाँ पर ये होंगे, ठीक है, हाइट ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे। फॉरेस्ट फीचर्स लाइक ट्रीज लाइक सिल्वर फिर, जूनिपर, पाइन्स, ये ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैनग्रोव पे आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस एरिया में होते हैं। टाइडल फॉरेस्ट भी इनको कहा गया है, डिफरेंट क्लासीफाई में इसको टाइडल भी कहते हैं। टाइडल फॉरेस्ट ग्रो इन सलाइन वाटर ब्रैकिश एस्चुरी, जो जहाँ पर है वहाँ पर ग्रो होंगे। कोस्टल डेल्टाज टाइडल जोन जैसे कि सुंदरबन, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन एरिया में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव्स होते हैं। अंडमान निकोबार, महानदी, गोदावरी, कृष्णा के जो डेल्टाज हैं यहाँ पर भी ये फॉरेस्ट मौजूद हैं। और इसकी कुछ एग्जांपल सुंदरी आ गया, पाम आ गया, कोकोनट आ गया, क्योरा आ गया। इसके फोना, इसमें बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, टर्टल, इस तरह के एनिमल्स भी पाए जाते हैं और प्लांट्स भी आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने क्या देखा, सॉरी इट इज़ पार्ट 3, ठीक है। पहले पार्ट में हमने फैक्ट्स देखे, दूसरे में क्लासिफिकेशन और तीसरे में टाइप्स। तो ये मेजर टाइप्स इसकी 5 हैं, एवरग्रीन, डेसिड्यूज, थॉर्न, मोंटेन और मैनग्रोव, ठीक है। फर्दर डेसिड्यूज में भी 2 फर्दर हम सब क्लासीफाई करते हैं, मॉइस्ट डेसिड्यूज और ड्राई, ठीक है। और मोंटेन में हमने 3 क्लासेस देखी, वेस्टर्न घाट, सॉरी अपना इसमें आपका आता है मोंटेन वेट, टेम्परेट एंड एल्पाइन, ठीक है। अब हमारा आता है आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द लास्ट पार्ट इस वीडियो का, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR जो है ये हम पढ़ेंगे। इसकी अगर पूरी PDF जो ऑफिशियल आपने देखनी है, 350 पेजेस की PDF है, मैंने देखी है, उसको पढ़ लिया और उसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप पूरी पढ़ना चाह रहे हैं गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ISFR 2023 करके सर्च करें तो आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको पूरी पढ़ने की ज़रूरत है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में, सबसे पहले तो डेट याद रखने हैं, पहले 21 में हुई थी रिलीज़, ये इसकी अब 2023 में रिलीज़ हुआ है। सबसे लेटेस्ट जो रिलीज़ हुई है रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट है, पब्लिश तो 24 दिसंबर में हुई थी, लेकिन 23 की इसको कहते हैं। रिलीज़ बाई, कौन रिलीज़ करता है ये रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसके जो मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर हैं भूपिंदर यादव। अभी प्रेजेंटली जो DG हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के, वो आपके संतोष तिवारी हैं, IFS हैं। हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है आपको, हेडक्वार्टर ISFR का हेडक्वार्टर या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर यही है, देहरादून उत्तराखंड में है। इसका काम क्या है, ISFR का काम क्या है, सर्वे करना फॉरेस्ट का, असेसमेंट करना फॉरेस्ट रिसोर्सेज। पब्लिकेशन ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ISFR को पब्लिश करना। जो लेटेस्ट आपको बता दूं, ये पॉइंट याद रखना है, ऊपर लिखा भी है, ISFR की जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 18वीं एडिशन 2023 में। इसको रिपोर्ट ISFR 2023 कहते हैं, हालांकि ये फाइनल जो पब्लिश की गई 2024 में, लेकिन पूरा जो इसको बनाते हैं रिपोर्ट 23 की ही बनी है, ठीक है। तो इसको 23 ही की कहते हैं, आप 23 ही याद रखना है, ओके। इसी रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं इस रिपोर्ट के तहत, वो आपको बता दूं। फॉरेस्ट कवर, ये पॉइंट आपने याद रखना है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री, किस कंट्री, इंडिया की बात कर रहे हैं, वो है कितना 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है।
लाख सीधा याद है 8,27,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर छोटा पॉइंट रहना दो, इतना क्वेश्चन में डिफरेंस देते हैं, ठीक है। जो परसेंटेज भी याद रखना है 25.17% जो है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों मिलाकर, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों यहाँ अलग अलग भी दिया है आपको, मिलाकर टोटली पूछे जाए, टोटल फॉरेस्ट कवर सिंपली पूछा जाए तो आपने याद रखना 25.17%, ठीक है। ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है उसमें से 25.17% जो है वो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, जिसकी टोटल स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो 8,27,000 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। जिसमें आपको बता दें 7,15,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी 21.76% फॉरेस्ट कवर है, और 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी 3.41% ट्री कवर है। तो ये जो आपको ये पूरी पीडीएफ पढ़ने के बाद इसके सबसे मेन कंक्लूजन में ये पॉइंट निकला है, याद रखना। और आप सबको पता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के तहत ये चीज़ लिखी गई है कि 33% जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अभी हमारा पीछे है 25.17% है। और क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किसमें, एरिया वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश, याद रखना सबसे नंबर 1, सबसे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट का कौन सी स्टेट में है, मध्य प्रदेश। दूसरा नंबर अरुणाचल, तीसरे नंबर छत्तीसगढ़। अगर परसेंटेज के बेस पे पूछे, परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, ये तो मध्य प्रदेश स्टेट बड़ी है तो इसमें अगर हम कहें तो फॉरेस्ट एरिया इतना है, तो अगर कोई इतनी स्टेट है तो इतनी स्टेट में उस स्टेट के परसेंटेज के हिसाब से अगर इतना ही है, देख छोटा सर्कल, इस सर्कल से चाहे आपको ये छोटा नजर है, लेकिन उस स्टेट के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, जियोग्राफिकल एरिया उस स्टेट के हिसाब से ज़्यादा है। तो परसेंटेज के हिसाब से स्टेट है ड्यूटी विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर लक्षद्वीप आता है, जिसमें 91.33%, 91% लक्षद्वीप का एरिया जो है फॉरेस्ट कवर है। दूसरे नंबर मिजोरम आ जाता है, और तीसरे नंबर आपका अंडमान निकोबार आता है 81%, ओके। तो ये फैक्ट जो आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बता दूं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आपने याद रखनी है। हेडक्वार्टर इसका देहरादून उत्तराखंड में है, और फॉरेस्ट कवर खास करके यहाँ से आपको क्वेश्चन, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। परसेंटेज याद रखने हैं आपको, एरिया टोटल याद रखना है, ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर अलग करके भी याद रखना है आपको, ठीक है। और इसमें टॉप जो है स्टेट मध्य प्रदेश आती है ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो लक्षद्वीप टॉप पर आएगी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। आपको बता दें, अगर आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यू सभी चीज़ें चाहिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, वहाँ पर आप विजिट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चार्जेस की आपको बिल्कुल परवाह नहीं, 100-150 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और आपको बता दें व्हाट्सअप बहुत से स्टूडेंट ने मल्टीपल बल्क मैसेजेस किए, जिसकी वजह से हमें वार्निंग आई है, 2 बार टेम्परेरी व्हाट्सअप बंद हुआ था, परमानेंट होने वाला है, इसलिए हम व्हाट्सअप पे ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे। आपको एप्लीकेशन पे ही ज्वाइन करना है। बहुत अर्जेंट केस में अगर आपको एप्लीकेशन में बिल्कुल समझ नहीं आ, हालांकि अगर नहीं आ रही है समझ तो सीखो, पहले यूट्यूब पर सर्च करो एप्लीकेशन कैसे चलाते हैं, कैसे उसमें वीडियो लेक्चर्स आते हैं। सिंपल प्रीफेस है, आप एप्लीकेशन लॉगिन करके जब उसमें परचेस करोगे तो आपको एक ग्रुप, एक आपको फोल्डर आएगा जिसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे। आपको एक फोल्डर में आपके जो नोट्स होंगे, फिर एमसीक्यूज भी होंगे, तो ईजिली आपको वहाँ पर समझ आ जाएगा। अगर बाय द वे नहीं समझ आता तो आप टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, ये नंबर है टेलीग्राम। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं करेगा, कॉल आप कोई नहीं करेगा, सॉरी टू से, बट कॉल और व्हाट्सएप नहीं किया जाएगा। आप टेलीग्राम पे अर्जेंट केसेस में मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड टू टेक्स्ट ऑन टेलीग्राम एनीवेयर। अर्जेंट केसेस हो तो अदरवाइज आप जो है एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ पर आप जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।